पार्ट 2। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने देखा वो किसके बारे में है, वांडा पेट्रोनोस्की के बारे में है, कैसी लड़की थी वो, कैसे वो सबसे अलग थी, एंड इस पूरी स्टोरी की एंडिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वांडा वापस स्कूल आई थी, डिड शी रिटर्न, क्या उसने अपना जो मेडल था, जो उसने जीता था, वो उसने लिया। ये सारी चीज़ें हम इसकी समरी में देखेंगे। ऑल्सो इससे पहले मैं शुरुआत करूँ इसकी, आप लोग जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप, बिकॉज इंग्लिश की सारी वीडियोस, प्रैक्टिस पेपर्स, नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास ऐप पे। सो जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जैसे ही मिस मेसन क्लास में अपने जो विनर था उस कंपटीशन का वो अनाउंस कर देती हैं, वैसे क्लास में अगेन सब जब वांडा के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, उसके बाद क्लास जैसे नॉर्मल होती है, आपस में बच्चे बात करते हैं, काफ़ी थोड़ा सा केओस होता है। तो इतने में क्या होता है, जो क्लास का मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के रूम से आता है एंड उसके हाथ में एक लेटर होता है जो वो मिस मेसन को देता है। अब मिस मेसन जैसे ही उसे देखती हैं तो एकदम उसको पढ़ती हैं एंड उसके बाद सारे बच्चे को बोलती हैं कि वो एक जगह बैठ जाएं, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं, एंड देन वो जो लेटर है उसको पढ़ना शुरू करती हैं। अब ये लेटर कौन सा लेटर है, ये लेटर बेसिकली लिखा था वांडा के फादर ने, दैट इज जैन पेट्रोनोस्की ने। सो उन्होंने ये जो लेटर था उसमें ये लिखा कि अब से वांडा इस स्कूल में नहीं आएगी, अब से वो दूसरे स्कूल में जाएगी। वो लोग सिटी पे मूव कर चुके हैं एंड वहाँ पे कोई उसको फ़नी नाम की वजह से नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि सिटी में बहुत सारे लोगों के डिफरेंट नेम होंगे एंड वांडा अब इस स्कूल में नहीं आएगी। सो अब जैसे ही मिस मेसन ने ये लेटर पढ़ा पूरी क्लास के सामने, सारी की सारी जो क्लास थी वो शांत हो गई, शांति से बैठ गई। अब जो क्लास टीचर थी यानी कि जो मिस मेसन है, वो कहती हैं बच्चों से कि मुझे लगता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप में से किसी ने भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया होगा जस्ट बिकॉज उसका फ़नी नेम है। आई थिंक उन्होंने सिर्फ ये नॉर्मली लिखा है लेटर में। आई डोंट थिंक, मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने किसी का भी इसलिए मजाक उड़ाया होगा कि वो कैसा दिखता है या उसका नेम कितना फ़नी है। तो पैगी और मैडी वो भी ऑब्वियसली उसी क्लास में होते हैं, है ना। तो मैडी को बहुत बुरा लगता है जब वो उस लेटर के बारे में सुनती है। उसको लगता है कि अब मुझे वांडा से सॉरी मांगनी थी, मैंने उसको कितना परेशान किया। इनफैक्ट पैगी ने उसको परेशान किया, लेकिन वो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाई कि वो उसके साथ मीन हो रही थी। वो उससे बार बार पूछती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एंड वो रिप्लाई करती थी 100 है, एंड वो उसके साथ मीन हो रही थी। उसने कभी रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन मैंने तो इस बात को रियलाइज़ करा था ना कि पैगी कितनी ज़्यादा मीन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने वांडा की साइड नहीं ली। मैंने फिर भी वांडा को सबका मजाक बनते हुए देखा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वांडा यहाँ पे कभी भी नहीं आएगी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब क्लास में बैठे बैठे मैडी ये सोचती है और फिर वो पैगी की तरफ देखती है, लेकिन वो देखती है पैगी अपनी पढ़ाई में बिजी होती है। अब स्कूल जो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, फर्स्ट पीरियड होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैडी का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। वो यही सोचती रहती है कैसे वो वांडा की मदद कर सकती थी, कैसे उसके साथ जो गलत हुआ है वो उसके पास जाके उससे सॉरी मांगे, उसे कहे कि हमने उसका कभी मजाक उड़ाने की इंटेंशन नहीं थी, ये वो अपने आप को जस्टिफाई करे। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करती है कि चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं जाऊंगी, पैगी से बात करूंगी कि स्कूल के बाद मैं और पैगी जाते हैं जहाँ पे वांडा रहती है, बॉगन हाइट्स पे, वहाँ जाके हम उससे सॉरी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि उसकी ड्रेसेस कितनी अच्छी थी एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। तो जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ वैसे ही पैगी खुद आई मैडी के पास और कहती कि चलो देखते हैं वो दैट किड हैज़ गॉन होम और नॉट, मतलब वो किड वहाँ पे है, यानी कि उसका मतलब था कि चलो चल के देखते हैं कि वांडा अभी भी वहीं पे रहती है कि नहीं। तो जब मैडी इसके मुंह से ये बात सुनती है उसको लगता है कि हाँ शायद वो भी ये सोच रही थी, शायद वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी है, इसीलिए उसको जाना है वांडा से मिलने। तो दोनों के दोनों ये डिसाइड करते हैं कि शाम को जाएंगे वो बॉगन हाइट्स पे, जहाँ पे किसका घर था, वांडा का घर था। तो दोनों वहाँ जाते हैं, दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उन्होंने मजाक तो उड़ाया ही है। इनफैक्ट जो पैगी है वो ये भी कहती है कि एटलीस्ट मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जिसने उसके नाम का मजाक उड़ाया था। अब ये तो वही है, उसी ने खुद कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो कहीं ना कहीं पैगी को भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रियलाइजेशन था, थोड़ा सा गिल्ट था कि उसने गलत किया था उसका मजाक उड़ा के। सो जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं, थोड़े हिल को क्लाइंब करके देखते हैं,
उसका छोटा सा वाइट कलर का घर होता है एंड अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ वो दूर से काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आता है। एंड उसको देखकर मैडी को याद आ जाती है किसकी, वांडा की। उसको याद आता है उसकी जो ड्रेस थी ब्लू कलर की फेडेड, वो फेडेड ज़रूर थी लेकिन बड़ी साफ़ सुथरी थी, तो बहुत क्लीन रखती थी वो अपने आप को। तो वो लोग जाते हैं, नॉक करते हैं डोर को, कोई भी नहीं होता। फिर वो बैक साइड पे जाके देखते हैं, वहाँ भी कोई नहीं होता। तो उन्हें को लगता है कि अब तो वो यहाँ पे है नहीं। एंड सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मैडी को। उसको लगता है कि मुझे सच में उसके लिए कुछ करना चाहिए था एंड अब मैं शायद कभी भी वांडा से मिल नहीं पाऊँगी, कभी भी उसे सॉरी नहीं बोल पाऊँगी, कभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सो अब जब दोनों को कोई भी नहीं मिलता, दोनों वापस जा रहे होते हैं, अब उनको अपने मन को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो जो पैगी है वो मैडी को कहती है कि अब देखो है नहीं वो यहाँ पे, तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट अगर मैं उससे ना पूछती कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, मैंने उसको ये आइडिया दिया था 100 ड्रेसेस का, तभी जाकर उसने इतनी ब्यूटीफुल जो ड्राइंग्स हैं वो बनाई। अब ये सोचती है एंड देन वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मैडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रात को सो नहीं पाती। उसको यही बार बार मन में आता रहता है कि किस तरीके से वो वांडा की मदद कर सकती थी एंड किस तरीके से वो नहीं चाहती कि वांडा दूसरे स्कूल में जाए। वो उसको बताना चाहती है कि वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था उनको, ये उनकी गलती थी। तो वो चाहती है कि वो उससे जाके सॉरी मांगे, लेकिन उसे पता है कि वो वांडा से कभी मिलने नहीं वाली। तो अब उसको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उसने कितना गलत कर दिया होगा, इसीलिए अब वो हमेशा गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगी, चाहे वो उसकी दोस्त पैगी क्यों ना हो। वो अगर किसी का मजाक उड़ाएगी तो डेफिनेटली वो उस इंसान के लिए स्टैंड करेगी एंड हमेशा जब भी किसी के साथ गलत होगा तो वो उस इंसान को प्रोटेक्ट करेगी। ये वो अपने मन में सोचती है। अब सैटरडे को मैडी अपना पूरा आफ्टरनून स्पेंड करती है पैगी के साथ एंड दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक लेटर लिखेंगे वांडा को। अब बेसिकली वो जो लेटर था वो लिखने इस पर्पस से चाह रहे थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन लिखने इस पर्पस से चाहते थे कि वो चाहते थे कि वांडा उन्हें फॉरगिव कर दे। लेकिन उसके अंदर उन्होंने यही लिखा कि वांडा कहाँ पे है, उसको कैसे अपना नई, मतलब वो वांडा से पूछते हैं कि तुम्हें अपना नई स्कूल कैसा लग रहा है, टीचर कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें वहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं। एंड उनको उसकी जो ड्रेसेस थी वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ब्यूटीफुल लगी और उसको काफ़ी फ्रेंडली लेटर बना के और नीचे बहुत सारे एक्सो बहुत सारे हार्ट्स बना के उन्होंने वो जो लेटर था वो पोस्ट कर दिया बॉगिन हाइट्स पे, और जो एनवेलप था उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड। अब डेफिनेटली सी बात है इन बच्चों को नहीं पता था कि वांडा कहाँ गई है, नया एड्रेस तो था नहीं कोई, तो उन्होंने बॉगिन हाइट्स पे ही उसको भेज दिया एंड एनवेलप पे लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसा करके ताकि जो वो प्रॉपर लेटर है वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे वांडा रहती थी प्रेजेंटली। तो अब फिर भी जैसे ही काफ़ी दिन हो गए उन्होंने सोचा कि शायद उसको अगर रिसीव भी हुआ होगा लेटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसका इतना सारा मजाक उड़ाया है एंड इतनी सारी वो ह्यूमिलेट हुई है, इसीलिए उसने हमारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। इन अ वे अपॉलॉजी, ऑब्वियसली उन्होंने डायरेक्टली सॉरी नहीं लिखा था, बट इसीलिए उसने शायद हमें रिप्लाई नहीं किया एंड हम उससे ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। तो यही सारी चीज़ें चलती हैं और ये जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली जो मैडी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती रहती है। उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी लगता रहता है कि वो किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकती थी एंड अभी भी वो उसको कैसे चाहती है कि वो वापस आ जाए एंड उसका कभी भी वो मजाक नहीं उड़ाएगी। अब क्रिसमस का टाइम आता है और स्कूल में अब छुट्टियां होने वाली होती हैं और उनका ये लास्ट डे ऑफ स्कूल होता है। तो दिखते हैं हर जगह काफ़ी ज़्यादा स्नो है, डेकोरेशन हो रही होती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है पूरा का पूरा। जो सिटी है वो ही, या आप कह सकते हैं जो यहाँ पे ये रहते थे वो पूरी जगह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो लास्ट डे पे स्कूल के जो मिस मेसन है उनको एक लेटर रिसीव होता है एंड ये जो नया लेटर है वांडा लिखती है अपनी मैम को, यानी कि मिस मेसन को। तो उस लेटर को जब मिस मेसन क्लास में पढ़ती हैं फिर से, तो ये जो लेटर है इसमें कुछ अलग लिखा होता है। इसमें वांडा लिखती है कि कैसे हैं सब रूम नंबर 13 में, मतलब क्लास में सब कैसे हैं एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, मतलब ये जो पेंटिंग्स है ब्यूटीफुल, ये मेरी जो पूरी क्लास है वो रख ले एंड स्पेसिफिकली जो मेरी ग्रीन वाली ड्रेस की जो पेंटिंग है या जो डिज़ाइन है वो पैगी अपने पास रख ले एंड जो ब्लू वाली है वो अपने साथ मैडी रख ले। एंड इस तरीके से वो लिखती है कि जो पूरा का पूरा स्कूल है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करी है एंड जो उसकी नई टीचर है वो बिल्कुल भी इक्वलाइज नहीं करती मिस मेसन से। मिस मेसन उसको बहुत पसंद थी एंड वो लॉट्स ऑफ लव लिखती है एंड यहाँ पे अपना लेटर जो है वो एंड कर देती है। सो यही लिखती है वो अपने लेटर में। तो अब
पैगी को लगता है और मैडी को लगता है कि फाइनली शायद उसने उन्हें फॉरगिव कर दिया। एंड पैगी कहती है कि मे बी ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब शी लाइक्ड अस। सो मैडी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ शायद इसने हमें फॉरगिव कर दिया, और उसको अच्छा लगता है कि उसके पास ये लेटर आया, मतलब जो मिस मेसन है उसके पास ये लेटर आया। एंड इनफैक्ट इन दोनों को ही नहीं, मिस मेसन को भी बहुत अच्छा लगता है कि लेटर आता है उनके पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास एड्रेस आ चुका है जहाँ पे वो जो मेडल जीता है इसने वो उसको सेंड कर सकती हैं। तो सारे के सारे काफ़ी खुश होते हैं ये लेटर रिसीव करने के बाद। अब सारे बच्चे अपने साथ जो भी ड्राइंग्स होती है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो उसने ड्रॉ करी थी 100 ड्रेसेस की, वो अपने साथ ले जाते हैं। एंड पैगी और मैडी भी अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। मैडी और भी परेशान होती है क्योंकि उसको एक तरफ तो लगता है कि मैं शायद उसने हमारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, वो अपॉलॉजी जो शायद उन्होंने लिखी भी नहीं थी बट इनडायरेक्टली वो समझ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी एंड कभी भी उससे फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगी। तो वो अपने घर जाके जब बैठती है, वो जो पेंटिंग होती है ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन जो उसने बना रखा होता है उसको जब वो वॉल पे हैंग कर देती है, तो वो देखती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं लिटरली उसको देखकर, क्योंकि उसको याद आती है उसके, और उसको याद आता है कि किस तरीके से वो उसे डिफेंड कर सकती थी। फिर वो ध्यान से देखती है, उसको लगता है कि इस पेंटिंग की जो फेस है वो तो बिल्कुल उसकी तरह लगती है। और फिर रियलाइज़ होता है उसको कि मोना ने लिटरली मुझे पेंट किया है इसमें, ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ल है, एंड ये जो ड्रेस है उसने मेरे लिए डिज़ाइन करी है। तो वो भाग के जाती है पैगी के पास, एंड पैगी के पास जाके वो उसकी पेंटिंग लेके कहती है कि देखो लोग पैगी ये तो तुम हो। तो एक तरफ वो पैगी के लिए तो ब्यूटीफुल सा आप कह सकते हैं पेंटिंग बनाती है जहाँ पे उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी होती है, एंड दूसरी तरफ वो बनाती है मैडी के लिए। दोनों के लिए ही वो बहुत सुंदर पोर्ट्रेट की तरह उसको पेंट कर देती है। बहुत ही अच्छी लगती हैं दोनों की दोनों पेंटिंग्स जो उसने बनाई थी। एंड दोनों इस चीज़ को देख के इतने खुश होते हैं, इतने इम्प्रेस होते हैं। इनफैक्ट पैगी कहते हैं कि मैंने कहा था ना इसको हम बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड देखो इसने हमें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि श्योरली इसके पास डेफिनेटली 100 ड्रेसेस होंगी ही होंगी। इनफैक्ट नए घर में भी जहाँ भी गई है इसके पास डेफिनेटली 100 ड्रेसेस होंगी। मतलब ये जो लड़की है कभी भी अपने टैलेंट से रन आउट नहीं करेगी, कभी भी अपनी इमेजिनेशन से रन आउट नहीं करेगी, चाहे इसके पास कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन इसका जो माइंड है, इसकी जो आर्ट है, इसका जो टैलेंट है वो हमेशा इसके साथ रहेगा। एंड यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सो इस छोटी सी स्टोरी को जिसकी हम समरी देख चुके हैं अब, इसका नटशेल में यही मतलब है कि किस तरीके से दोनों जो लड़कियां थी कहीं ना कहीं गिल्टी थी। मैडी कहीं ज़्यादा ही गिल्टी थी क्योंकि वो एम्पथाइज कर रही थी, सोच रही थी अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे कैसे लगता, एंड वो उससे सॉरी मांगना चाहती थी एंड फील कर रही थी कि मैं तो पैगी से भी ज़्यादा वर्स हूँ, क्योंकि एटलीस्ट पैगी को समझ ही नहीं आया कि हम मीन हो रहे थे, लेकिन मुझे तो समझ आ रहा था हम मीन हो रहे हैं, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से फिर भी ये एक लेटर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरफ हम देखते हैं कि वांडा का जो मन था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसने फॉरगिव भी कर दिया और ये भी कहा कि जो पेंटिंग्स हैं वो अपने पास रख लें, क्योंकि उसने इनफैक्ट पैगी और मैडी दोनों की ही बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई थी जो उसने उन्हें अपने पास रखने को कहा था। सो यही है ये स्टोरी और इसकी समरी भी। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि मैडी ने क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था। सो आप लिख सकते हो उसमें उसने डिसीजन लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी किसी को क्लास में बुली करेगा, चाहे फिर वो उसके नेम की वजह से करे, चाहे वो कैसा भी दिखे उसकी वजह से करे, वो हमेशा उसकी साइड लेगी, हमेशा गलत के खिलाफ अपनी जो आवाज़ है उसको उठाएगी। यही मैडी डिसाइड करती है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है वो ये कि जो वांडा है उसने पैगी और मैडी के लिए क्यों बनाई होंगी। सो यू कैन राइट हियर कि चाहे कोई उसको अपना दोस्त समझे या ना समझे, लेकिन वो अपना दोस्त सबको समझती थी एंड वो जानती थी इस बात को कि कहीं ना कहीं शायद उन लोगों को भी रियलाइजेशन हो चुकी है कि उन लोगों ने वांडा के साथ गलत किया था, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहती थी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से उनका क्रिसमस स्पॉइल हो या वो गिल्टी हो, इसीलिए उसने उनको एक तरीके से फॉरगिव कर दिया। और लेटर में भी उसने लिखा कि ये जो ड्रेसेस हैं या जो पेंटिंग्स हैं वो अपने पास रख सकती हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, अगर आएंगे भी तो, कि यही कि बेसिकली इन दोनों को कैसा फील होता है, ये लोग गिल्टी भी होते हैं एंड दैट इज़ वाई ये लेटर भी लिखते हैं। सो यही जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आ सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट है। वन मोर क्वेश्चन इज कि क्या पैगी को रियलाइजेशन होती है कि उसने गलत किया है वांडा के साथ। सो उसमें आप लिखोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन डेफिनेटली थी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक तरीके से
सेटिस्फाई करने के लिए लिखती है या बोलती है सेम थिंग, कि उसको शायद रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो इतनी हमारी इस तरीके की जो हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे छेड़ते हैं, उसको समझ आ जाता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे लगता था ये डम है ये वो, तो उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करती थी एंड इसीलिए शायद उसको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। ऐसा वो अपने लिए सोचती है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि वो खुद गिल्टी ना हो। तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्टी फील भी नहीं करती अपने आप में, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होती है कि उसने गलत किया था वांडा के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 को एंड मैंने आपको इसकी समरी बताई लाइन बाय लाइन एंड प्लस मैंने आपको बताए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।